हाय फ्रेंड्स, मैं गंगेश मिश्रा। अभी तक जो आपने हमारी वीडियो देख रखी है, जिन लोगों ने नहीं देखी उनको बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक अपना पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल और उसके बाद में हड़प्पा काल दोनों कवर कर लिए। हड़प्पा में थोड़ा पोर्शन आज बचा हुआ है जो आज कवर करेंगे। हड़प्पा में अभी तक आप लोगों ने देखा कि संस्कृति का नामकरण कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पाई गई, प्राथमिक स्थल कौन थे और उनके मुख्य मुख्य नगरों के बारे में चर्चा हुई। वहाँ से क्या क्या मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज थोड़े पोर्शन बच गए हैं जिनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे, फिर हड़प्पा को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता की तरफ मूव कर जाएंगे और बाकी MCQ वगैरह मिलते रहेंगे। आप लोग आराम से देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बराबर इसकी संख्या बढ़ाते रहिए। और जो नीचे का सब्सक्रिप्शन है, खास करके जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे देख लीजिएगा, उसमें सारे के सारे वीडियो हमारे मिल जाएंगे, आपको आराम से देख सकते हैं। अगर आपने कवर नहीं किए हैं, अपना नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि अगर आप केवल पढ़ के निकल जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि फैक्ट इतने ज़्यादा हैं कि बार बार आपको या तो देखना पड़ेगा या बेटर है कि आप उनको नोट्स में अपने आप से पूरा का पूरा नोट कर लें और उसको नोट करने के बाद उसको रिवीज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हम लोग लास्ट में बुक भी बताएंगे, कौन कौन सी नेसेसरी बुक वगैरह हैं जो देख सकते हैं आप लोग। बेहतर है हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें बच गई थी। जैसे एक तो ये बच गया था कि इसकी लिपि कैसी थी। तो शुरुआत में मैंने एक आप लोगों को एक जानकारी छोटी सी दी थी कि हाँ, इसमें चित्राक्षर लिपि पाई गई, लेकिन इस लिपि को स्पेशली नाम दिया गया है बुस्त्रोफेदन। इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे लिखी जाती है, इसको कैसे समझा गया कि ये यही लिपि है, इसके बारे में जान लीजिए। नॉर्मली लिपि क्या होती है कि हम लोगों की लेफ़्ट टू राइट चलती है, लेकिन अरेबियन अगर देखा जाए तो राइट टू लेफ़्ट चलती है, मतलब एक ही दिशा में चलती है। अरेबियन की बात करें तो राइट से लेफ़्ट तक गए, फिर राइट से लेफ़्ट तक गए, ऐसे कंटिन्यू लिखते रहते हैं। लेकिन अगर अपने हिंदी की बात करूं देवनागरी लिपि में तो आप इस तरफ से लिखते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते रहते हैं, आप पूरा का पूरा कॉलम फिल कर देते हैं। लेकिन बुस्तोफेदन की कहानी ये होती है कि पहले राइट से लेफ़्ट जाएगा, फिर उल्टा लेफ़्ट से राइट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में उल्टा राइट से लेफ़्ट जाएगा, फिर लेफ़्ट से राइट आएगा। तो ये इनकी कहानी थी। बुस्तोफेदन लिपि का मतलब यही है कि ये दोनों तरफ चलेगी। इसको गौमूत्र लिपि भी बोलते हैं हिंदी में, गौमूत्र लिपि। इसका नाम ये कहाँ से आया होगा ये भी जान लीजिए। आप लोगों ने शायद कभी कभी गांव देहात में बैलगाड़ी वगैरह अगर जाते हुए देखा होगा, आप लोगों को शायद अवसर मिल गया हो, अभी तो देखने को बहुत कम ही मिलती हैं। तो उसमें बैलगाड़ी जब जाते हुए देखो तो उसमें जो बैल होता है, अगर उसने पेशाब करना शुरू किया तो वो ऐसे ही जिगजैग मोशन में पूरी की पूरी ये आकृति बन जाती है। यहीं से ये नाम निकल कर आया है, गौमूत्र विधि या गौमूत्र लिपि। तो ये बुस्तोफेदन का मतलब ही क्या है, गौमूत्र लिपि है, जो आपके पूरे हड़प्पा काल में देखने को मिलती है। यहाँ से एक सवाल ये उठ जाता है कि इस लिपि के जो बारे में बताया गया है कि ये जो बुस्तोफेदन लिपि है या यहाँ के जो लेख हैं मैक्सिमम कहाँ से पाए गए हैं, तो इसका 50% से अधिक, 50% से अधिक कहाँ मिल रहा है आपको देखने को मिल रहा है, 50% से अधिक आपको देखने को मिल रहा है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में जो लिपि के साक्ष्य वगैरह मिले हैं, जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, वो पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता का 50% से अधिक है, ठीक है, केवल मोहनजोदड़ो में। बाकी जो बच रहा है रेस्ट, वो आपको पूरी हड़प्पा सभ्यता के अन्य जगहों पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये लिपि वाला जो पोर्शन है हड़प्पा का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे प्रभावित कर रही थी। तो कुछ चर्चा मैंने पहले कर दी थी वहाँ के सामाजिक जीवन की, लेकिन 2-4 बच गए थे, वो भी याद देख लेते हैं कौन कौन से थे। सामाजिक जीवन में एक सवाल आया था एक बार कि क्या यहाँ से दास पाए गए हैं, तो दास के बारे में साक्ष्य है या नहीं है, इसके बारे में जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में दास के साक्ष्य पाए गए हैं और वो कैसे साक्ष्य मिले ये भी जान लीजिए। यहाँ से कुछ पैरों के बल झुकी हुई मूर्तियों की प्रतिकृति मिली है।
जिसे देखकर लग रहा है कि शायद ये उस जमाने में झुके हुए दासों की प्रतिछाया को बनाया गया है, और इससे पता चलता है ये और कुछ नहीं है, ये दास ही हैं, उन्हीं के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दास के साक्ष्य क्या हैं, पाए जा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में और देखा जाए तो क्या सामाजिक जीवन में उस समय योद्धा थे, तो योद्धा के कई सारे साक्ष्य एक साथ मिल रहे हैं। एक तो दुर्ग मिल रहा है, मैंने कल भी बता दिया था, और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा वाणाग्र मिल रहे हैं। वाणाग्र का मतलब क्या होता है, जैसे एक ये तीर है, तो ये जो आगे का हिस्सा इसको बोलते हैं वाणाग्र, बाण के आगे का हिस्सा। तो ये चीज़ कहाँ से मिल रही है, मोहनजोदड़ो से क्षेत्र से। तो इसका मतलब है कि इस जमाने में योद्धा वगैरह होते थे, क्योंकि बाणाग्र मिल रहे हैं, इसका मतलब बाण थे, धनुष थे, तो धनुष बाण है अगर, तो इसका मतलब युद्ध जैसी व्यवस्था थी। साथ ही साथ दुर्ग के बारे में पता ही है, और वहाँ के अन्य सैनिक जीवन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, खास करके उनके उपकरणों और शस्त्रों के आधार पे। तीसरी चीज़ देखी जाती थी कि धार्मिक जीवन में क्या कुछ ऐसी भी व्यवस्था देखने को मिली है जो उनके धार्मिक पहलू पर विशेष प्रभाव डाल रहा हो। तो बहुत सारे थे, जैसे आपने उस समय के स्नानागार, पुरोहित, ये सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन कुछ मर्ण मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं, मर्ण मूर्तियाँ। और मर्ण मूर्तियाँ किसकी ज़्यादा मिली हैं, महिलाओं की मिली हैं। और जो धातु मूर्तियाँ मिली हैं वो किसकी ज़्यादा मिली हैं, धातु मूर्तियाँ किसकी ज़्यादा मिली हैं, धातु मूर्तियाँ ज़्यादा मात्रा में पुरुषों की मिली हैं। तो इस तरीके से दोनों की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इस आधार पर ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि दोनों का अपना अपना विशेष महत्व था, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ में आ रहा है कि उस समय जो मर्ण मूर्तियाँ महिलाओं की ज़्यादा पाई गई, इसका मतलब था कि उस समय का जो जीवन था वो क्या था, मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। इसके पीछे दो लॉजिक लगाए जाते हैं। एक तो मात्र सत्तात्मक का लॉजिक यही है कि मर्ण मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई हैं महिलाओं की। दूसरी चीज़ ये देखी जा रही कि तत्कालीन समय में मेसोपोटामिया में जो सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया में जो समाज था, उस समाज की स्थिति भी मात्र सत्तात्मक थी। तो इसका मतलब है मेसोपोटामिया में भी उस समय मात्र सत्तात्मक थी, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी वो भी लगभग मात्र सत्तात्मक ही थी। स्त्रियों की अच्छी दशा थी, सभी लोग अपना पहनने ओढ़ने में ऑर्नामेंट वगैरह यूज करते थे, स्त्री और पुरुष दोनों। तीसरी चीज देखी जाती है, इनके व्यापारिक कच्चे माल कहाँ कहाँ से आते थे। इस समय हम जर्नल चीज़ों को देख रहे हैं, कि वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाई जा रही थी। तो व्यापारिक कच्चा माल देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे पाए गए और कहाँ कहाँ से पाए गए, क्योंकि व्यापार तो बहुत ही उच्च स्तर पर था। तो कल मैंने रोहरी शुक्कर के बारे में बताया था, जो कि एक पत्थर था जिससे हथियार वगैरह बनाए जाते थे, और वो पत्थर कहाँ से मिलता था, मोहनजोदाड़ो से। लेकिन उसके बने हुए हथियार कहाँ पाए गए, पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता में हर स्थल पर देखे गए। अन्य ऐसे कुछ व्यापारिक रॉ मटेरियल थे जो इधर उधर से मंगवाए भी जाते थे, कुछ भारत के अंदर मिल जाते थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे तांबा, तो ये कहाँ से मिलता था, ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, खेतड़ी क्षेत्र जो है प्रेजेंट टाइम में, वही रहा होगा इसका उद्गम स्थल, राजस्थान। दूसरा है कांसा बनाते थे तो टिन चाहिए इनको, टिन कहाँ से मंगवाते थे, सब चर्चा हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें पीछे भी आपको वीडियो में मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक साथ दिया जा रहा है। तो टिन कहाँ से मंगवाते थे, अफगानिस्तान से। ठीक है, चांदी भी इनकी वहीं से आती थी। सोना कहाँ से आता था, सोना इनका भारत से ही मिल जाता था, और वो दक्षिण भारत में, यही कर्नाटक वाला क्षेत्र। प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से खाने हैं यहाँ पे,
कोलार खान, हट्टी खान, ये सब कहाँ पे है? कर्नाटक में है, जो कि सोने की खान है। तो ये क्षेत्र उस समय भी प्रभावी थे और वहाँ से इनको सोना प्राप्त होता था। लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि, ये इनको कहाँ से प्राप्त होती थी? ये इनको बदख्शां से प्राप्त होती थी। ये है कहाँ पे? ये भी अफगानिस्तान में है। काली लकड़ी के बारे में भी कई बार पूछा गया है कि इनको कहाँ से मिलती थी। वो काली लकड़ी काफ़ी हल्की होती थी और इनके लिए बड़ी वो कीमती भी मानी गई है, क्योंकि इनसे बहुत सारे उपकरण ये लोग बनाते थे। काली लकड़ी वो कहाँ से इनको मिलती थी? वो मिलती थी कश्मीर क्षेत्र से, कश्मीर क्षेत्र से। तो इस तरीके से इनके व्यापारिक जो कच्चे माल हैं वो इनको अन्य अलग अलग जगहों से प्राप्त होते थे। ठीक है, यहाँ पे चर्चा करते हैं। अभी धार्मिक वाले में एक ऐसा पक्ष है जिसको एक बार पूछा भी गया था। हड़प्पा से एक मोहर मिली है, सील प्राप्त हुई है चौकोर, उसमें एक आकृति बनी हुई है महिला जैसी, जिसके पेट से एक उगता हुआ वृक्ष दिखाया गया। तो उसके बारे में बताया जाता है कि वो उर्वरा देवी हैं, उर्वरा की देवी हैं। ठीक है, ये सीधे सवाल आया था, ये कहाँ से मिली है मोहर? तो ये कहाँ से मिल रही है? हड़प्पा से मिल रही है। तो इस तरीके से जो जानकारियाँ बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो आयोग वाले जिन पे अपनी आंख गड़ाए रहते हैं, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर करने का काफ़ी प्रयास किया है। और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई सवाल ऐसा बचता है जो आपको हड़प्पा काल से मिले और आप सॉल्व ना कर पाएँ, अगर पूरे लेक्चर देख चुके हैं तो। अब हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे, फिर आगे हम लोग वैदिक सभ्यता वाले पे मूव कर जाएंगे। सभ्यता का पतन। ये भी बड़ा विवादास्पद पद है, इसमें कई सारे विवाद हैं, बहुत सारा डिबेट है। कई लोग अपने अपने तरीके से इसके बारे में बताए हैं, व्याख्या दिए हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि नहीं बाढ़ आई थी, कुछ लोगों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन हो गया था जिसकी वजह से ये सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। जलवायु परिवर्तन। कुछ लोगों ने बताया नहीं महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। कुछ लोगों ने बताया नहीं आक्रमण हुआ था इस वजह से ये सभ्यता खत्म हुई। तो बहुत सारे अपने अपने तर्क दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, और उनके तर्क भी कहीं ना कहीं सुसंगत भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक ही तर्क को लेकर नहीं चला जा सकता। सबके अपने अपने तर्क हैं और सबके अपने तर्क सही भी हैं, लेकिन केवल एक तर्क को मान लिया जाए कि इस पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म करने के लिए प्रभावी था तो नहीं है। अगर हम बाढ़ को माने तो बाढ़ का वहाँ पे साक्ष्य मिला है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि केवल बाढ़ से पूरी की पूरी इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हो गई। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ये भी सच है, लेकिन अकेले जलवायु परिवर्तन इतनी बड़ी सभ्यता को प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे ही आक्रमण और महामारी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। जैसे बाढ़ की बात करें तो बाढ़ की अगर देखा जाए, बात की जाए कि कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये देखा गया है कि यहाँ से सीधे क्रमिक रूप से 7 स्तर देखे गए हैं। 7 स्तर का मतलब 7 बार बाढ़ आई थी, और 7 बार बाढ़ आई थी, और जिसके बारे में बताया जाता है एक एक बाढ़ के बाद चीज़ों को जल प्लावित करने के बाद पूरा का पूरा ढक दिया गया था। तो इसका मतलब है यहाँ पर बाढ़ प्रभावी रही, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि अकेली बाढ़ ने इस मोहनजोदड़ो के साथ साथ अन्य क्षेत्रों को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि कई सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे जो नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं, और अपने ठीक मौसम पर भी इतनी ज़्यादा मात्रा में उनको जल राशि नहीं प्राप्त हो पाती कि वो पूरी की पूरी सभ्यता को विनाश कर पाएँ या बाढ़ की चपेट में ले पाएँ।
तो इसलिए इसको इकलौता कारण नहीं माना जा सकता। हाँ, एक ये बात है कि किसी क्षेत्र में इसका ये कारण रहा होगा। दूसरी बात करें जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन में आप राजस्थान का क्षेत्र देख सकते हैं, वहाँ पे सूखे या बंजर जैसी स्थितियाँ देखने को मिली हैं। वहाँ पे काफ़ी समय तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ उन क्षेत्रों में भयंकर अकाल वगैरह पड़ा होगा, ये माना जा सकता है। लेकिन अकेला सूखा पूरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए इसको भी इकलौता कारण नहीं माना जा सकता। तीसरा कारण है जो इतिहासकारों ने बताया है, महामारी। इसके लिए एक नाम याद रखिए, KUR कैनेडी। तो कैनेडी महोदय ने सिद्ध किया था कि यहाँ के कुछ कंकालों के अंदर मलेरिया के भी अवशेष मिले हैं। अब मलेरिया चूँकि होता किससे है, आपको सबको पता है, प्रोटोजोअन से, प्लाज्मोडियम उससे होता है। तो उनको कहीं ना कहीं वो प्लाज्मोडियम दिखा, जिसकी वजह से कैनेडी ने ये कन्फर्म किया कि ये मलेरिया जैसी भयंकर महामारी फैली और उस महामारी ने पूरी की पूरी सभ्यता को ले डूबा। तो माना जा सकता है, लेकिन इकलौता कारण नहीं हो सकता। मलेरिया को बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि उस जमाने में, उस समय ये छोटी मोटी बीमारी नहीं होती थी। हैजा, मलेरिया, ये सब अपने आप में भयंकर महामारी हुआ करती थी, बीमारी नहीं थी। क्योंकि आज के ज़माने में जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो बहुत ही व्यापक तौर पे हो चुका है, जिसकी वजह से छोटी मोटी बीमारियां प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन वो ज़माना ऐसा था, मुझे याद है मेरी दादी वगैरह बताया करती थी कि जब हैजा वगैरह आता था तो पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। एक लोग मरता था, मतलब एक लोग की लाश निकल रही है तब तक दूसरी लाश तैयार हो जाती थी। कहानी ये थी कि कुछ लोग तो अपनी खुद की लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद देते थे, ये कंडीशन आ चुकी थी। तो महामारी माना जा सकता है कि हाँ, इसने किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया होगा, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता को कदापि नहीं। अब अगला स्टेप है आक्रमण का। ये भी देख लेते हैं कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। क्या आक्रमण भी एक कारण बन सकता है? तो कारण बन सकता है, लेकिन हर तरफ से आक्रमण ही कारण नहीं बन सकता। सॉरी, मोहनजोदड़ो में अलग अलग जगहों पर पाए गए नर कंकालों से ये साबित होता है कि यहाँ पे कोई युद्ध वगैरह हुआ होगा, या किसी ने इनके ऊपर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है आक्रमण किया होगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई जो व्यक्ति जहाँ मिला वहीं मार दिया गया, उसका वहाँ पे नरकंकाल प्राप्त हुआ। एक दो नरकंकाल तो ऐसे मिले हैं जो आधा गेट के बाहर है, आधा गेट के अंदर है, मतलब भागते हुए किसी ने मार डाला, वहीं पे मरा हुआ वो खत्म हो चुका था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि अगर यहाँ पे हमला हुआ होगा, आक्रमण का मतलब अगर लूटपाट मारपीट कुछ ऐसा हुआ होगा, तो इन्होंने जो गहने पहन रखे थे वो गहने भी इनके साथ पाए गए हैं। इसका मतलब है वो लूटपाट नहीं थी और वो आक्रमण भी नहीं था, वो कुछ और था। लेकिन चूंकि यहाँ पे नरकंकाल इधर उधर बेतरतीब पाए गए हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आक्रमण जैसा रहा हो। तो इसलिए इसकी भी आशंका लगाई जाती है। ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूड करें तो हमें यही समझ में आता है कि सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पर प्रभावी थीं और पूरी सभ्यता एक साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे सभ्यता का पलायन हुआ या विनाश हुआ माना जा सकता है। तो इस तरीके से ये कहानी थी हड़प्पा सभ्यता की, जो आप लोगों के सामने लगभग 3-4 वीडियो में आई है। आप लोगों ने एंजॉय किया। बाकी जो अन्य इससे सवाल उठ रहे हैं वो हम लोग MCQ में देख लेंगे, सवाल भी कंफर्म कराएंगे, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं या कौन कौन से सवाल आए हैं, उन सारे सवालों के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोग अपना आराम से इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करते रहिए, अपना प्यार जताते रहिए। पता भी चले हमें कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।